अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, मामला ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब किया। एक भरपूर ख़िताब था, जामे ख़िताब था और हर मौजू जो है और हर मसला जो है उसको उन्होंने टच किया है, उसको उजागर किया है। वहाँ पर जो आगाज़ था वो उन्होंने सूरह बकरा की आयत से किया। उसके बाद किसकी बात की जाए? पाक भारत जंग में भारतीय जारहियत को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया उसका उन्होंने तस्करा किया। कश्मीर इशू पर बात की, भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जो जारी है उस पर उन्होंने बात की। दोहा हमले की मजम्मत की। अफगानिस्तान और दहशतगर्दी पर उन्होंने बात की, इसराइली दहशतगर्दी की बात की, हिंदुत्वा सोच को बेनकाब किया, क्लाइमेट चेंज की बात की, क्रिप्टो करेंसी पर भी बात की और दलेर अफवाज पाकिस्तान का तस्करा भी किया। फील्ड मार्शल की भी उन्होंने वहाँ पर बात की और हमारे शाहीनों का जिक्र भी किया। हर लिहाज से जामे और भरपूर खिताब इसको कहा जा सकता है। उससे पहले एक बड़ी अहम चीज़ हुई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जब नाम पुकारा गया तकरीर के लिए, तो जब वो रोस्ट्रम पर आते हैं, डाइस पर आते हैं, तो उस वक्त मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक दीगर जो हैं और कई और ममालिक के जो मंदुबीन वहाँ पर मौजूद थे, जो वफूद वहाँ पर मौजूद थे, वो वॉकआउट कर जाते हैं और देखते ही देखते हॉल ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ 10 से 15% लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और चेहरा देखने वाला था उस वक्त इसराइली वज़ीर आज़म का। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म के फौरी बाद हमारे वज़ीर आज़म की बारी थी, तो जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम पुकारा जाता है तो वो वफूद वापस आना उस हॉल में शुरू हो जाते हैं। राना साहब, तकरीबन जो इश्यूज़ हमारे जहन में आते हैं कि इन तमाम मामलात पे बात होनी चाहिए, वज़ीर आज़म साहब ने उन पर बात की है। दो तकरीरें आज बहुत अहम थीं। एक इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर बहुत अहम थी कि उस पर रद्द अमल क्या आता है। रद्द अमल फौरी आया, वॉकआउट हुआ। और फिर हमारे वज़ीर आज़म की तकरीर थी। आप किस तरह से वज़ीर आज़म साहब की तकरीर को देखते हैं, शहबाज शरीफ साहब की, और फिर जो रद्द अमल आया नेतन्याहू की तकरीर पर, उसको किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़ुत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें, एक तो कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ साहब ने एक बेहतरीन और एक जामिया तकरीर की। इसमें ना कोई दूसरी राय है, ना कोई दूसरी राय दी जा सकती है। एक अच्छी तकरीर थी, एक जामिया तकरीर थी और इस तकरीर पर एक अच्छा रिस्पॉन्स था अवामी तौर पर। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं अब आऊँगा नेतन्याहू। क्या नेतन्याहू का यही हाल था कि आप हाल से बाहर निकल जाते और उसे तकरीर करने देते? क्या नेतन्याहू को तकरीर से रोकने के लिए वहाँ पे शोर मचना और नेतन्याहू पे जो है हुटिंग करना, क्या वो ज़्यादा बेहतर नहीं था? नेतन्याहू की तकरीर आप पूरी देखें, वो कहते जो मुस्लिम ममालिक और दूसरे ममालिक यहाँ से उठ के गए हैं, वो बाद में मुझसे मीटिंगें करके कहते हैं तुम ठीक कर रहे हो। ये किसी और ने तो नहीं कहा। क्या उसका जवाब इस पूरी मजलिस में किसी ने दिया? क्या उसका जवाब किसी और किसी मुल्क की तरफ से आया? वहां से उठ के जाना नहीं मकसूद था। मकसूद तो ये था कि वहां पे कहा जाता कि हम सब इसराइल के खिलाफ एक हो गए हैं। ये देखें, आपने तो मौका दिया ना उस तकरीर का। आपको पता है उसकी तकरीर जो थी उसके लिए पूरे इसराइल के अंदर उसकी तकरीर के लिए और उसके हमायत याफ्ता ममालिक के अंदर गजा की सरहद पे स्पीकर लगे हुए थे। तो उसने तो सीधी सीधी धमकियां दी। उसने सीधा सीधा मुस्लिम ममालिक को ये कहा कि ये उसने उन ममालिक को भी कहा जो मुस्लिम नहीं है, उन्होंने कहा जिनमें मुजाहिरे होते हैं, जो आज यहाँ से उठ के गए, जो मुझ पे न्यूयॉर्क में भी उस वक्त मुजाहिरा हो रहा था बाहर। उसने कहा ये सारे मुझसे मिलते हैं और मुझे फोन भी करते हैं और मुझे कहते तुम ठीक कर रहे हो। भाई बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि हमारा वज़ीर आज़म तो नंबर 1 रह गया, लेकिन मेरी उम्मत मुसलमान के तमाम लोगों से मेरा एक सवाल है कि क्या नेतन्याहू के वहां बैठे हुए उसके तकरीर करते हुए अगर वहां पे सारे खड़े होकर उसे जालिम कहते तो क्या ये ज्यादा शोर जाता और उसकी तकरीर दब जाती? अच्छा, आपने उसे हाल दे दिया। इसमें एक राय है, वो जो दूसरी राय है वो सिफारती एंगल आ जाएगा कि जी के शायद सिफारती लेवल पे और यूएन के तकद्दुस को देखते हुए, क्योंकि ये सब लोग उस पे कर रहे हैं। उसने तकद्दुस देखा अपनी तकरीर में? उसको तो देखे, तमाम वफूद जो हैं उन्होंने दहशतगर्द का, तमाम मुस्लिम ममालिक के जो सरबराहान तकरीर कर रहे हैं वो अपनी तकरीर में उसको है ना। यस, क्या उसको तकरीर करने एक
को यहाँ पे तकरीर करने का हक हासिल होना चाहिए था। ये बात आपकी ठीक फिर है। आप लाते ना उनको भी, हाँ, जिनको आप वाकई दहशत, जिन पे आप और लोगों पे भी इल्जाम लगाती हैं, फिर उनको भी सफाई देने के लिए बुलाते ना, फिर उनको भी कहते क्या है आगे बात करें ना। आप कह रहे हैं कि जी के जो यूएन का जनरल असेंबली का फोरम है उनको भी इस चीज का एक्शन लेना चाहिए। साकिब साहब, पहले तो ये चीज के वजीर आजम साहब की तकरीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, और फिर जो नेतन्याहू जिस वक्त खिताब करने के लिए आए, तकरीर करने के लिए आए, तो जो वॉकआउट किया गया, और फिर जो एक नुक्ता राना साहब उठा रहे हैं, क्या राय रखते हैं आप इस पे? एक तो हमजा, जो नेतन्याहू की हम बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके पीछे, उसकी पुष्ट पर जो खड़ा है का बहादुर खड़ा है जी। अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कुछ रोज कबल भी ये गजा की जगबंदी के हवाले से बात हुई थी, तो इसलिए नेतन्याहू जो है वो शुतर बेमहार फिर रहा है, इतने जुल्म सितम करने के बावजूद भी। और अंदाजा लगाएं कि जो नेतन्याहू ने जो बात की, मेरा ये ख्याल है कि जो OIC के प्लेटफॉर्म से या जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, उसने इशारा डायरेक्टली मुस्लिम ममालिक की तरफ किया है। डेफिनेटली उनमें पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की एक बड़ी क्लियर पोजीशन है, बाकी मुस्लिम ममालिक उसमें शामिल हैं और उनको क्लियर करना चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि सिचुएशन जिस लेवल पे अब पहुँच चुकी है कतर के वाक़े के बाद, कतर पर हमले के बाद, उस पर तो जो अब्राहम अकॉर्ड की बात की जा रही है और अभी भी की जा रही है, उससे भी थोड़ा सा डिस्टेंस जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको दिखाना चाहिए। और जो नेतन्याहू या जो है उसकी सपोर्ट करके एक तरफ उन्होंने गजा में तबाही बर्बादी कर दी, वहां पे लोगों पे जुल्म सितम किया, बच्चों पे जुल्म सितम किया, और दूसरी तरफ अब जो है वो खुद सारी बर्बादी करके अब कहते हैं जी वो आबादकारी हमने करनी है, तो नए नए फार्मूले सामने आ रहे हैं और उन फार्मूलों के मुताबिक जो है वो चला जाए। BBC टोनी ब्लेयर का नाम भी लेके आ रहा है। जी, टोनी ब्लेयर का नाम उसमें आ रहा है उस फार्मूले में। तो उसकी तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो मुस्लिम ममालिक है उनका इम्तिहान है, उनको ऊपर बड़ा क्वेश्चन कर दिया उसने कि ये सारे जो है वो मजम्मत करते हैं और अंदर जनाब मुझे जो है वो मेरे साथ हैं। तो इस लिहाज से इनको बड़ी क्लियर करना चाहिए। गजा की हवाले से दुनिया बोल रही है, मैं कहता हूँ जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बोल रही है, उसको तस्लीम कर रही है। वहाँ इटली में, मुख्तलिफ ममालिक में, यूनिवर्सिटीज में मुजाहरे गजा के हक में हो रहे हैं और मुजालिम के खिलाफ हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में मुस्लिम ममालिक का तो ज्यादा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मुस्लिम ममालिक पे जिम्मेदारी भी ज्यादा आयद होती है। और आज भी जिस वक्त नेतन्याहू की तकरीर थी तो हम न्यूयॉर्क की सड़कों पे देख रहे थे कि स्टॉप जिनोसाइड और इस तरह के जो प्लेकार्ड्स हैं वो लोगों ने उठा रखे थे, शहरियों ने। सब हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जिया का रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर साहब, दो मामलात हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो वज़ीर आज़म साहब ने आज तकरीर की है, जामे तकरीर थी, जिस तरह अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे, हर टॉपिक को, हर इशू को उन्होंने एड्रेस किया है। पाक भारत जंग का मामला हो, गजा का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, या फिर हम बात करें जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का एलिमेंट है उस हवाले से उन्होंने बात की है, इसराइल की जारहियत पर बात की है। आप किस तरह से देखते हैं आज के खिताब को? कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बहुत ही बोल्ड और अग्रेसिव एड्रेस था, बल्कि उससे दबंग किस्म का था। मुझे ऑनेस्टली मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत कैंडिड तरीके से इंडिया को दबाया और मार के हक के बारे में जो बात की, उसके बाद उस पर जिस तरीके से मार पड़ी वो बताया। कश्मीर की बात की कि ये कश्मीर पे जो उसने हालात किए हैं वो बात की। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ट्रम्प ने इनको मेडिएशन कराई, सालसी का सीज फायर करवाई, इंडियन जो 40 दफ़ा उन्होंने बात की, उसकी बात की। फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट की तारीफ भी की, विजनरी लीडर्स की, कि किस तरीके से उन्होंने इसको जो न्यूक्लियर मुल्कों में जो है लड़ाई सीज फायर कराई, और इसलिए हमने उनको रिकमेंड भी किया नोबेल प्राइज के लिए। उसके बाद सेकंड उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात की वो इंडिया की प्रॉक्सीज जो यूज कर रहे हैं,
ये बलूचिस्तान में और ख़ासतौर पे KPK से BLA, BLF, TTP इनके बारे में, और ये भी कहा कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिस्ट है ना ऑर्गेनाइजेशन, उनके खिलाफ अकेला तनहा लड़ रहा है, एंड वी कीप फाइटिंग एंड वी आर नॉट गोइंग टू लीव इट। ये उन्होंने खुल के बात की। गाजा की उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि इमीडिएट जंगबंदी होनी चाहिए, फूड एम्बार्गो खत्म होना चाहिए और उनको नई पैलेस्टाइन स्टेट एक्सेप्ट होना चाहिए, 1967 के जितने इलाके वापस होने चाहिए। लेकिन बात यह है कि उसके बाद उन्होंने जाहिर है कि अफगानिस्तान की भी बात की है कि जो वहाँ पर जो हालात हैं वो ठीक नहीं है और वहाँ से भी इन्फिल्ट्रेशन होती है, उसकी बात की। सेकंड, उन्होंने हर वो बात की, क्लाइमेट चेंज की भी बात की उन्होंने और खुल के बातें की। आई लाइक हिज एड्रेस फ्रैंकली। लेकिन बात ये है कि एक ट्रम्प के ने अभी भी 8 मुल्कों से मुलाकात की, जो भी मैं सुन रहा था बात। देखें, अब ट्रम्प को फिक्र है कि वो जो थोड़े से जो कैदी है ना इसराइली, वो बार 8 मुसलमान मुल्कों से बात करें कि आप अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके वो कैदी वापस कराएं। भाई आप जंगबंदी कराएं, आप फूड एम्बार्गो ब्रिगेडियर साहब, मेरा ये सवाल है, चंद इसराइलियों के लिए तो ट्रम्प साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो वहां पे लाखों लोग शहीद हो गए हैं, जब जंग बंदी की बारी आती है तो उसमें वीटो कर देते हैं। आज तकरीर में यह भी बात होनी चाहिए थी ना, सबकी तकरीर में, कि जनाब अमेरिका साहब आप वीटो क्यों करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये देख लें कि दुनिया को पता है कि व्हाट इज द रीजन, कैसे अभी अब तो वीटो किया है सिक्योरिटी काउंसिल में। वो उनको फिक्र है सिर्फ ये इजरायली कैदी वापस आ जाएं। आप जब जंगबंदी कराएंगे तो एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। हमारे से तो अभी भी कहा कि हम आधे प्रेसिडेंट छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर 2 महीने की जंगबंदी हो। तो अब वो चाह नहीं रहे। दे वांट के इसी दौरान में पूरे गाजा को रेस टू ग्राउंड कर दें। वो एक्सप्लोसिव लगा के बिल्डिंग में गिरा रहे हैं, नॉट बम्बार्डमेंट से। ये अंदाजा लगाएं। उसी तरह वो पैलेस्टीन को मार रहा है इजराइल, वहां टैंक भी चले गए हैं। दे वांट टू पुश देम आउट। इसकी बात मुझे इसलिए अफसोस ये है कि जो यहाँ हमारी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई अरब ममालिक की, वहां भी ये शोन वीकनेस। अगर हम वहां यूनिटी दिखाते और वहां पे स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन लेकर आते, पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल, फिर इजराइल पांव पे गिरता आके और कहता है जी हाँ जी मैं बंद कर रहा हूँ। जैसे ईरान ने दिखाई है रेजिलियंस और इजराइल ने कहा जी हाँ जंगबंदी के लिए हम तैयार है मैर करने का। अगर वहां ये कह देते। ब्रिगेडियर साहब, आज भी अगर सारे ममालिक जो हैं वो ये जहां पर आप नेतन्याहू को बुरा कह रहे हैं, वहां पर अमेरिकी सदर पर भी आज प्रेशर बढ़ता, और तो क्या आज भी ये सूरत तब्दील ना होती? देखिए, यू नो द रीजन। अब एक अमेरिका सुपर पावर, वहां पर अब ये अमेरिका सुपर पावर अल्लाह के साथ है ब्रिगेडियर साहब, इस कोई और सुपर पावर अंडरस्टैंड। अब बरतानिया ने अक्सर आप उसको रिकग्नाइज कर लिया, स्पेन ने कर लिया, फ्रांस। व्हाट इज द पर्पस? ये जब तक रिकग्नाइज प्रॉपर नहीं होगा, जब तक अमेरिका 5 पावर मिल के यूनाइटेड नेशन की इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो वहां पर उसका रुकन नहीं बन सकता। तो रिकग्नाइज करने से कोई फायदा? क्या जंग बंदी हो गई है? क्या वहां पर जुल्म बर्बरी बंद हो गई है? क्या वहां को भूखे जो हमारे उनको खाना फूड मिलनी शुरू हो गई है? ये हिपोक्रेसी है। दैट्स व्हाट आई से कि आपको ये इस्लामिक ममालिक की कमजोरी है। अगर ये इस्लामिक ममालिक खड़े हो जाते हैं, कोई डिसीजन, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फिर भी बात की है कि इस्लामिक टास्क फोर्स की बात की, उसकी मेंबरशिप करने की, कैंसिल करने की बात की, तमाम बातें की। बट यू सी द अदर कंट्रीज को, टर्की ने बात कर ली। तो आपको अगर ये कहते हैं कि हम जी वार्निंग दे रहे हैं कि अगर इजराइल ये 4 दिन में जंगबंदी नहीं करता, हम अमेरिका। अच्छा ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो अमेरिकन सिग्निफिकेंस है वो उसको हम नज़रअंदाज बहरहाल नहीं कर सकते हैं जब भी इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। बाकी जो अब टॉनी ब्लेयर का सर नाम आ रहा है, BBC भी इसको क्लेम कर रहा है कि मुमकिन तौर पर जंगबंदी के बाद अबूरी इंतज़ामिया की वो क़यादत कर रहे होंगे। टॉनी ब्लेयर बहुत ही मकबूल थे UK के अंदर, और उसके बाद उनकी मकबूलियत ख़तरे में तभी पड़ी थी जब इराक जंग का मामला आया था। आप किस तरह से देखते हैं कि टॉनी ब्लेयर, अगर कोई बात इस तरह की हुई है और मुस्लिम ममालिक से भी ऐसी कोई बात हुई है सरबराहान से, तो आपको लगता है कि ये चीज़ फिट रहेगी और टॉनी ब्लेयर एक बेहतर आदमी है? टॉनी ब्लेयर की अगर आपको याद हो, इराक वॉर में ही वाज द वन हू सेड के इराक में वेपन जो मैथ डिस्ट्रक्शन हैं और जिसके ऊपर अमेरिकन तो सारे वहां पर गए थे।
Why not from some इस्लामिक ममालिक का कोई सरबराह हो और वो इस फोर्स का इंचार्ज हो, जो 5 साल के लिए कहते हैं जी वहां जाएं, पूरी डेवलपमेंट हो, ये करें, 5 साल के लिए करें। तो आप अब ये डिपेंड करता है कि वो एक बोर्ड बना रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि इस्लामिक ममालिक भी होंगे, इसके अंदर यूनाइटेड नेशन के मेंबर भी होंगे, सब ममालिक होंगे, लेकिन सरबराह तो फिर टोनी ब्लेयर होगा। यू शुड वाई कांट इस्लामिक ममालिक का क्यों नहीं सरबराह हो सकता जब इस्लामिक पैलेस्टाइन है, जहां पर आपको इस्लामिक ममालिक है टू टेक अ स्टैंड। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आज आपने स्ट्रेंथ दिखाई यूनाइटेड शो की होती तो आपको ये अभी भी ये इनको चाहिए कि ये कहेंगे कि वी वांट कि जो भी इसकी टास्क फोर्स का जो मॉनिटरिंग का इंचार्ज हो, इट शुड बी फ्रॉम इस्लामिक कंट्री। बिल्कुल ठीक है, मुस्लिम ममालिक में से इंचार्ज होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। बात करेंगे तीसरी जंग अजीम की, और ये तीसरी जंग अजीम इतवार को होने जा रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। तीसरी दफ़ा इस एशिया कप में टाकरा होना है और उम्मीद हमें ये है कि इस दफ़ा पाकिस्तान कामयाब होगा। पाकिस्तान की बैटिंग तो फ्लॉप रही, जिस तरह हमने आपको कल भी जो है बताया था, बल्कि सब बहुत गुस्से में थे शायकीन क्रिकेट, लेकिन जिस तरह से बॉलिंग ने परफॉर्म किया वो क्या ही बात थी। आज जो भारत का मैच श्रीलंका के साथ है वो भी कमाल मैच था, 202 रन्स बना लिए भारत ने, और जिस तरह से श्रीलंकन बैटर्स ने आगाज़ किया है और जिस तरह से श्रीलंकन बैटर्स ने बाकमाल बैटिंग जो है की है, फियरलेस बैटिंग है, वो भी देखने के लायक है। राना साहब, कल के मैच पे पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, कम से कम शुक्र है कि हमारे बॉलर्स की फॉर्म वापस आई है। फिर भारत से भी मैच होने जा रहा है इतवार को, और श्रीलंका ने आज कमाल कर दिया। देखिए, आप गौर करें कि श्रीलंका का एक आउट हो गया, और एक आउट होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फौरी आउट हो गया, आते ही फौरी आउट। और उसके बाद भी उन्होंने, देखें आप गौर करें कि उनकी इनिंग्स आप देखें कि वो 10 से ज़्यादा की एवरेज से खेल रहे हैं। हाँ जी, पहले 10 ओवर में अगर आप उनको गौर करें तो उनकी एवरेज देखें क्या है। और ये वही विकेट है जहां पर श्रीलंका ने जी 218 चेस किया हुआ है इंडिया के खिलाफ। बात यह है कि हार जीत एक अलहदा बात है, लड़ोते सही ना। हाँ जी, हमने तो कल देखा है कि जो जीते हैं ये नहीं जीते, वो हारे हैं। हुआ ये है कि दोनों कहते थे अल्लाह करे जीत जाए, गेंद जाना पवे, दोनों एक दूसरे पे डाल रहे थे, और हमारी किस्मत में बोला लाठी निकल आई, और हम वो किस्मत अपनी जो है वो लेकर आ गए। वो सकलैन मुश्ताक ने कहा था कि जी कि ये जो है ना वो मुकद्दर से रिलेट कर दिया था ना उन्होंने सारा कुछ, तो ये वही है, हमें तो कुदरत का निज़ाम, सकलैन मुश्ताक ने कहा था। आपको तो सारा कुदरत का, सकलैन मुश्ताक साहब भी कुदरत के निज़ाम से ही है। बात ये है कि आज वही श्रीलंका की टीम जो बांग्लादेश से हारी, आज उसी भारत के साथ आप उनकी बैटिंग देखें, 9 ओवरों में 100 किया उन्होंने। देखिए, ये भारत के साथ आप उनकी बैटिंग देखें। आगे आप चले जरा थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं। पहली दफ़ा एशिया कप में फाइनल में, पहली दफ़ा 41 साल पाकिस्तान और भारत आपस में मद्देकाबल है, ठीक है। अब देखना तो ये है कि ये जंग वाकई तीसरी जंग अजीम है, दुआएं भी हैं, हर चीज़ भी है, और पाकिस्तान को आज सीखना चाहिए श्रीलंका से। मैच की हार जीत को साइड पे करना। उनको पता है हम ना क्वालिफाई कर सकते हैं, हम बाहर हैं, लेकिन वो परफॉर्म कर। देखिए, भारत ने ठीक है अपने 2 लोग नहीं डाले, लेकिन उनकी तो सारी टीम ही कमाल है। हाँ जी, कौन सी टीम उनका खिलाड़ी है जो अच्छा नहीं है? हाँ जी, ऐसे ही है। उसके बावजूद वो किस तरह डट के खेले हैं। अगर वो डट के खेलने हैं तो हमें डट के खेलते हुए क्या तकलीफ है? हम क्यों नहीं डट के खेलते? टॉप ऑर्डर तो हमारा 49 पे 5 आउट हो गए। अब इतवार के रोज ना जी 2 चीजें ज़हन में रखिएगा। एक तो हिस्ट्री में पहली दफा होगा अगर भारत जीतेगा कि मुसलसल 3 मैच एक ही टीम से एक टूर्नामेंट में जीत रहा। आज से पहले कभी नहीं हुआ। अक्सर लोग तीसरा मैच हारे हैं। हाँ जी, ठीक है रान साहब, यहाँ पर उम्मीद करते हैं पाकिस्तान मैच जीतेगा इंडिया से। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। शिकवे शिकायत का दौरा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब गवर्नमेंट से शिकवे कर रही है, और पंजाब गवर्नमेंट भी जो है
वो अब तुर्की ब तुर्की जवाब दे रही है। वज़ीर आला साहिबा जो है उन्होंने ख़ुद जवाब दिया है और उन्होंने बिलावल साहब से ये कह लें कि दरख्वास्त ही की है या उनको पैगाम भेजा है कि अपने तर्जुमान जो हैं उनको ज़रा समझाएं, मैं सिंध पे बात नहीं करना चाहती हूँ। तो कुछ तासुर ऐसा जा रहा था कि आप लोग पंजाब पे बात ना करें, हम फिर सिंध पे बात नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा मामला है क्या कि BISP का मामला बिलावल साहब ने वज़ीर आज़म साहब के सामने भी उठाया, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा कि जी कि कुछ तब्दीलियां करने का सोचा जा रहा है BISP प्रोग्राम में, और पंजाब ने तो रिफ्यूज़ कर दिया कि BISP के ज़रिए हम किसी की मदद नहीं करने जा रहे हैं, हमने लोगों को 10-12 हज़ार नहीं देने, किसी को 10 लाख की इमदाद की ज़रूरत है तो हम उसको 10-12 हज़ार 15 हज़ार कैसे दे दें। तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब मौजूद है। चंद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मामला क्या हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट पे पीपल्स पार्टी जो है वो तनकीद कर रही है? पहले पंजाब गवर्नमेंट हम खामोश होती हुई देखते थे, लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट भी जवाब दे रही है। देखें, आपने का सवाल जो है वो तो बड़ा ही जामिया है, लेकिन पंजाब हुकूमत जितने भी काम क्या मितादी हैं उसके, और अल्लाह के फजल से हमारे वोटों से उनकी हुकूमत बनी है जी, और हम कोई अपना जाती फायदा उनसे नहीं मांगा कभी किसी ने, ना हमको ऐसी चीज मांग रहे हैं। हमारा उनसे बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ था जो बनते हुए हुकूमत से एक मुआहदा हुआ था, और जिसमें सबसे मेन मुआहदा था लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 1 साल के अंदर ये करवाएंगे जी। अगर लोकल गवर्नमेंट के एकदम एक मुतालबा ये था। दूसरा मुतालबा हमारा उनसे ये है कि आप किसानों को आप मुआशी एमरजेंसी जो है ना, ज़रूरी एमरजेंसी का नफाज करें और किसान को बचा लें, खा वो फ्लडेड एरिया का हो, खा वो पारानी इलाके का हो, और खा वो दरियाई इलाके का हो। लेकिन मेरे ख्याल जी प्लीज जारी रखिए। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये बातें अच्छी नहीं लगी, जिसका फिर उनके तर्जमान तो पहले भी जवाब देते थे, और लेकिन अब तो CM साहबा ने खुद जवाब दिया है। और वो हमारा जो ये बेसिक है ना, ये पॉइंट लोग बार बार कहते हैं कि जी बेसिक सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए क्यों पैसे देना चाहते हैं। बेसिक सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा हम कहते हैं इस्तेमाल कर, ताकि ट्रांसपेरेंट चीजें हों। और दूसरा, बेसिक सपोर्ट प्रोग्राम का एक मैकेनिज्म है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, जिसमें आप पैसे देना चाहें, कैश ट्रांसफर आप करना चाहें, और आपका कोई कैश ट्रांसफर का इशू नहीं है। तो ये हमारे मौक़िफ़ है उनसे, और मेरे ख्याल में इसमें कोई हरज भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक तल्लक है उनके जवाब का, तो उन्होंने कहा जी सैलाब पे सियासत। देखिए, हम सियासी लोग हैं, सियासत तो हमारे चेयरमैन बिलावल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है, उन्होंने कौन सा नया मुतालबा रखा है जी। और सियासत तो ना हमने कहा है कि आप तस्वीर किसी और, हम इतादी हैं, हमारी तस्वीर लगाएं, या हम इतादी हैं में हमें हिस्सा दें, हम इतादी हैं, हमें पानी के अंदर जो ये, हम तो उसमें भी हिस्सा नहीं मांगते। तो ये चीजें हैं जो बुनियादी चीजें हैं, मैं समझता हूँ इस पे थोड़ा सा। अच्छा चंद साहब, चूँकि मैं नदीम अफजल चंद साहब को बड़े गहरा जानता हूँ, तहरीक इंसाफ असूलों पे छोड़ दी, पीपल पार्टी से कोई इख्तलाफ हुआ तो असूलों पे छोड़ दिया। अब आप मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि फार्म 47 भी है, आपके अल्फाज हमने समरियाल के इलेक्शन में भी सुने, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी सुना। तो अब कौन सी ऐसी मजबूरी है कि पीपल्स पार्टी सब कुछ जानते हुए भी, पीपल्स पार्टी सब कुछ समझते हुए भी, पीपल्स पार्टी सब कुछ मालूम करते हुए भी, आपको पता भी है महंगाई की रेशो क्या है, आपको पता है ना आज 3 लाख से ज़ायद का मकरूज़ एक बच्चा हो गया है, 3,22,000 है ना जी, एक बच्चा 3,22,000 का मकरूज़ हो गया है। इसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी क्या मजबूरी आ गई ऐसी कि पीपल्स पार्टी अब बिल। देखें राणा साहब, पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क का आइन बनाया और पीपल्स पार्टी उस आइन की मुहाफ़िज़ है।
अच्छा, इसमें इजाफा कर लीजिएगा, आइन पे काम हो रहा है, आइन के मुताबिक काम हो रहा है, ये मेरा एक छोटा सा सवाल इस पे शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है। नहीं, मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर गैर आईनी कोई काम कर रहा है तो हम ये कहें कि वो ठीक कर रहा है, हम कभी भी नहीं कहेंगे वो ठीक कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम फिर भी हमारी कोशिश होगी कि पार्लियामान इफेक्टिव हो, पार्लियामान के अंदर हम बैठ के PTI समेत पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम जमातें अपना किरदार अदा करें। अलमिया ये है कि इस वक्त मुल्क की जो अपोजिशन जमात है वो बिल्कुल ही आइसोलेट है और बिल्कुल ही तनहा अपना पॉलिटिक्स पिछले कई सालों से करना चाहती है। जब एक बड़ी जमात जो अपोजिशन में हो, अपोजिशन के लीडर भी हो उनके, और वो एक ऐसी सियासत को लिफ्ट ही न करवाए, सियासतदानों को बिल्कुल ऑन बोर्ड किसी मामले में लेना गुनाह समझते हो, उस वक्त फिर चीज़ों को जो दूसरी हुकूमत होती है वो एक्सप्लॉइट करती है और जो उनके मुखालिफ जमातें हैं वो भी एक्सप्लॉइट करती है। अब उसी एक्सप्लॉइटेशन का एक हम सारे हिस्सा बने हुए हैं और मेरे ख्याल में कि इस वक्त हमें निज़ाम हमने बचाना है, इस मुल्क को चलाना है, हमने जमहूरियत ढूंढी लंगड़ी चलानी है हमने, ताकि इस मुल्क में जमहूरियत ही अल्टीमेटली आए। हमारी यही कोशिश है और उसके लिए हम लोगों की बातें भी सुन रहे हैं और आपके ताने भी सुन रहे हैं। यही एक मेन वजह है और तो कोई वजह नहीं। लेकिन चंद साहब, इसमें सवाल ये भी है कि आप लोग बाकायदा तौर पर काबीना का हिस्सा नहीं है, जिससे ये तासुर दिया जाता है, पीपल्स पार्टी देती है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। लेकिन सर, कैसे समझाएंगे जब आप वोट लेने के लिए जाएंगे कि हुकूमत आप लोगों की वजह से ही है? अगर जिस तरह से राणा साहब कोट कर रहे थे 3,18,000 या 3,20,000 रुपए का हर बच्चा मकरूज हो गया है, तो पीपल्स पार्टी अपने आप को कैसे अलग करेगी इन आदादोशुमार से? आपके वोट की वजह से शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म है। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के जरिए ही हम समझाएंगे लोगों को एग्जेक्टिव का जो हिस्सा होता है वो जिम्मेदार होता है, जो इत्तेहादी हुकूमत होती है, जो कैबिनेट का हिस्सा है, जो डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदार है, वो बिल्कुल जिम्मेदार होती है। लेकिन अगर आप 20 अरब रुपया सिर्फ पे लगा दे, अपनी तशहीर पे लगा दे एक साल के अंदर, तो ऐसी हुकूमत जो सिर्फ मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई हुकूमत हो, इस वक्त मेरे ख्याल में किसान का जो मुआशी कत्ल हो रहा है और फिर ऊपर से सैलाब में जो मुश्किलात हैं आम आदमी के लिए, किसान के लिए, ये हमारी अवलीन तरजीह है। बाकी मामलात भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि फ्लड जो है ये बहुत बड़ा सुपर फ्लड था एक, और पंजाब में मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा इतनी तबाही देखी है। जी साकिब साहब जी चंद साहब, आपको लगता है कि जो पीपल्स पार्टी की जानिब से बाहर सवालात उठाए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत पर, फिर उन्होंने अल्टीमेट किया जो सिंध हुकूमत है कि अपने जो आपके तर्जुमान है उनको समझाएं, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में मरकजी लेवल पे आप इत्तेहादी हैं तो कोई तब्दीली आ सकती है? फिर हमने ये भी सुना था कि 2.5 साल एक वज़ीर आज़म रहेंगे और 2.5 साल बिलावल बनेंगे, बिलावल भुट्टो। तो इस किस्म की कोई तब्दीली आप मुमकिन तौर पर देख रहे हैं? अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी को किसी न किसी सतह पे तो पंजाब में या मुख्तलिफ जगहों पे नुकसान तो हो रहा है। देखिए, मैं एक आपके वसातत से एक वजाहत भी करना चाहता हूँ। मैंने थोड़ा सा क्लिप देखा एक मुनीफ फारूक साहब का जी, कि जो मैंने कहा था ना 2.5 साल में, अमार मसूद साहब को मैंने जो इंटरव्यू दिया था, 2.5 साल की बात की थी, तो उन्होंने कहा कि जी चंद साहब ये बिल्कुल झूठ है, झूठे पे अल्लाह की लानत होती है। इसलिए मुझे भी पता है, राणा साहब को बड़ी अच्छी तरह पता है। और मैं एक आपको बताऊं कि जब हमारी कमेटी इसमें इसहाक खार साहब, मलक अहमद खान, आजम अजीज तारड़ और गालिबन ख्वाजा साद रफीक और राणा सनाउल्लाह थे, तो मेरी एक बिल्कुल मैं ओपन मीडिया पे बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ। हमारी तरफ से कमर जमान खैरा, मुराद अली शाह, सईद गनी, बहादुर खान सेठ और मैं था। तो मैं समझता हूँ कि ये जब पहली हमारी मीटिंग शुरू हुई, अब एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद, मेरे पास डायरी में लिखी हुई है, तो इसहाक डार साहब ने कहा जी हमें तो ये तासर है कि 2.5 साल हुकूमत आपकी है, 2.5 साल हमारी है, तो उसके मुताबिक मुज़ाकरात होंगे। तो हमें बिलावल साहब ने ऑलरेडी ब्रीफ किया हुआ था कि हमने 2.5 साल वाला फार्मूला जो है ये कोई नहीं करना,
अच्छा। तो आपने मुज़ाकरात करने हैं कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आ रही थी और कुछ गवर्नर के इशू थे या कुछ और इशू ऐसे थे, तो हमने कहा जी हमें तो बिल्कुल ये तासर नहीं है। तो उन्होंने कहा जी आप रिकन्फर्म कर दें, हम भी अपनी क़यादत से रिकन्फर्म कर लेते हैं कि ये हम तो इस हवाले से तैयारी करके आए हैं कि हमने हुकूमत कैसे बनानी है आगे। तो फिर उन्होंने भी कंफर्म किया, हमने भी दोबारा जाकर रिकन्फर्म किया अपनी क़यादत से, अपनी पार्टी से। तो पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था, हमारी CC की मीटिंग हो चुकी थी कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि जो इनका अंदाज़े हुक्मरानी है उसको हम जानते हैं, हम भुगत चुके हैं। यही जो है इस वक्त जो पंजाब में भी स्पेशली है और मरकज़ में, तो हमें पता था कि किस तरह हुकूमत चलनी है, इसीलिए हम इस हुकूमत का और कहा जी हम 2.5 साल पहले ये हुकूमत 2.5 साल बनाएंगे, बाद वाले 2.5 साल हमारे होंगे। तो हमने कहा नहीं, हम ऐसी बड़ी वाज़ेह बड़ी डिस्कशन हुई, लुबे लुबाब ये था कि हम 2.5 साल नहीं करेंगे। सूबों के हवाले से क्या कहेंगे? ये आजकल नए सूबे बनाने के हवाले से बड़ी मूवमेंट चल रही है, कभी कोई बिजनेसमैन, कभी कोई। देखिए राना साहब, सूबों के ऊपर डिबेट होती है, होएगी, दोबारा भी होनी चाहिए, लेकिन ये डिबेट कर कौन रहा है और करवा कौन रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। और दूसरा, मुल्क में आप कहते हैं मकरूज कौम के सेक्रेटरिएट की जाके देख लें, इस्लामाबाद लाहौर के सेक्रेटरिएट में जाए ना, तो जब वहाँ की जरा प्लांटेशन और वहाँ के नए ब्लॉक्स बनाओ, डिप्टी कमिश्नर और DPO के जो जिलों में ऑफिस बन रहे हैं और उन पर कितने अरबों रुपया, जिसका ख्वाजा आसफ साहब भी जिक्र कर चुके हैं। तो अब जब आप सरकार इतनी खर्च करती है तो फिर बच्चे तो मकरूज हो गई, और जब आप ऑलरेडी हम इतना मकरूज, तो आप और सूबे बनाएंगे तो और इंतजामी मशीनरी बढ़ जाएगी। जब और इंतजामी मशीनरी बढ़ेगी तो ये एक सब्जेक्ट है कि अभी तो 3 लाख का मकरूज है हर बच्चा, तो फिर कितने का होगा मकरूज। तो ये बड़ी एक मुश्किल डिबेट है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर जरूर सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, इसके हक में भी ये आर्गूमेंट्स है, जिस तरह साउथ पंजाब को आज नजरअंदाज किया जा रहा है लाहौर में बैठकर, और एक मखसूस जमात का तो सिर्फ लाहौर ही उनका हमेशा फोकस रहा है, बल्कि लाहौर से बाहर शेखुपुरा भी कभी नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में इसमें आर्गूमेंट्स में वजन में भी है अगर उस लिहाज से देखा जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अल्लाह खैर करेगा। डिबेट होने ये डिबेटेबल टॉपिक है, आप ये समझते हैं। नदीम अफजल चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन। एक और अहम मामला है जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से, एक डिग्री का उनका मामला है। पहले बोगस और इनवैलिड की बात हो रही थी, अब कराची यूनिवर्सिटी ने मनसूख कर दी है उनकी डिग्री। क्या जब डिग्री मनसूख हो जाए उसके बाद कोई जज रह सकता है? सिंध हाई कोर्ट में भी आज जो इस हवाले से समाअत हुई है उस पर भी हमने बात करनी है। साकिब बशीर साहब, डिग्री तो अब उनकी मनसूख कर दी गई है, अब क्या स्टेटस होगा बतौर जज अगर आपकी डिग्री ही मनसूख कर दी गई हो? जी बिल्कुल, ये बड़ी ही आप ये कह सकते हैं कि अदलिया में एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है कि एक सिटिंग जज हैं और उनकी डिग्री जो मुतलका यूनिवर्सिटी है उसने मनसूख कर दी है। इस दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि वो उन्होंने गोया इस तरह बना दिया है कि इन्होंने LLB ही नहीं की और उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो उस तरह हिल जाता है। अब इस पे नेक्स्ट और आइंदा मरहला क्या होगा? अब लॉ जो लिखा हुआ है, आइन में जो लिखा हुआ है वो बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 209 जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी जज को काम से रोक सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसके खिलाफ जो शिकायत है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो अब होगा ये कि ये मामला दोबारा से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके सामने जा सकता है मुमकिना तौर पर, क्योंकि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी हैं उनके खिलाफ जो एक शिकायत दर्ज हुई थी उसमें इजाफी दस्तावेज के तौर पर ये दस्तावेज भी जमा हो सकती है और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको एग्जामिन करेगी। अच्छा, इसमें जो साबिक चीफ जस्टिस हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस थे उनमें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब मामला उनके खिलाफ गया
तो उनके मेरिट्स को दोनों दफा नहीं देखा गया, बल्कि ये देखा गया कि जो उनके खिलाफ काम किया गया है, जो इंक्वायरी, जो तहकीकात की गई हैं, वो नेक नीति की बुनियाद पर की गई हैं या उसमें बदनीति का कोई उनसर शामिल था, यानी कि जज को टारगेट करना शामिल तो नहीं था। तो दोनों जो जजेस हैं वो बदनीति की बुनियाद पर उनको रिलीफ मिल गया। अब देखना ये है कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला जाएगा, फिर इसको जस्टिस जहांगीर सिंध हाई कोर्ट में भी इस जो नोटिस निकला है इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है राना साहब, आखिर में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। बड़ा अहम दिन है कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, और बड़ा अहम जलसा है, बड़ी उम्मीदें हैं और वहाँ पर इस्तकबाल भी हो रहा है। मैंने देखा है जो यहाँ से पंजाब से क़यादत जा रही है उनका भी खुसूसी तौर पे। कितनी अहमियत समझते हैं आप इस जलसे की, और आपके पास क्या खबरें हैं कि किस हद तक ये कामयाब होने वाला? देखें जी, ये जलसा कामयाब हो चुका है। अच्छा, जो आज तक जो वहाँ पे लोग पहुँचे हैं, अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि ये जलसा जो है ये यहाँ पे इसे सिर्फ जलसा नहीं समझिए। ठीक है, डू और डाई है, ये भी डू एंड डाई है। अच्छा, तहरीक इंसाफ अगर ये जलसा कामयाब कर जाती है जो अब तक कामयाब है, तो फिर तहरीक इंसाफ इसी जलसे में एक बड़ा ऐलान करेगी। अच्छा, और बड़ा ऐलान जो है वो असम्बलियों के इस्तीफे तो नहीं है? नए इस्तीफे देने ही नहीं अभी। अच्छा, कोई तहरीक के हवाले से ऐलान मुतवक्के है और कुछ वार्निंग्स हैं। अच्छा, ये चीज़ें चलेंगी। और उसके बाद आप ज़हन में रखिएगा तहरीक इंसाफ के पास भी ये आखिरी और पहला मौका है। अच्छा, आखिरी और पहला। बहुत से तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग हैं जो इस जलसे को कामयाब नहीं देखना चाहते। अच्छा, मैं खुली बात करता हूँ। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि इसी जलसे की कामयाबी से उनकी कामयाबी। अगर आज आपने तमाम उन लोगों की टॉक सुनी हो जो वहाँ पहुँचे, असद कैसर से लेकर जुनैद अकबर, सलमान अकरम राजा से लेकर बाकी लोग, तो आपको एक बात समझ में बिल्कुल आ गई होगी कि कुछ मामला किसी तरफ जा रहा है। ये उनको भी पता है कि इस कामयाबी के बाद वो आगे बढ़ेंगे। आप एक अपनी पावर दिखाते हैं ना, उसके बाद आप कहते हैं जी हम फलां करेंगे, या हम फलां तरफ जाएंगे, या हम फलां चीज़ के अंदर फलां रुकावट पैदा कर सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहम है और ये जलसा भी बड़ा अहम है। और इस जलसे के वाले से मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं, कल सोशल मीडिया तो कल मीडिया तो नहीं शायद दिखाए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पहुंच। अच्छा, इस पर एक एतराज़ लगा है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने जलसे से कबल ही 9.5 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए हैं। अरकान असम्बली को 3-3 लाख रुपए दिए गए हैं। ISF और ज़िला तंजीमों को 2-2 लाख रुपए दिए गए हैं। होटल्स में जो 3 दिन लोगों ने रहना है 80 कमरे भी उस पर बुक किए गए हैं। और जो तर्जुमान है वज़ीर आला के फराज मुगल साहब, उन्होंने कहा जलसा हो रहा है तो ख़र्चा तो होगा। तो क्या ये ख़र्चा, मेरा उसूली सवाल है, क्या ये ख़र्चा KP गवर्नमेंट के फंड में से होना चाहिए या PTI को करना चाहिए? मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये जलसा इसका टोटल अखराजात PTI को करना चाहिए किसी भी जगह हो, लेकिन मेरी इत्तला कुछ हो रहा है कि एक सेनेटर साहब सारा खर्चा कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो वज़ीर आला के तर्जुमान ने ये बयान दे दिया ना, वहाँ से चीज़ मेरे पास जो खबर है ना, एक सेनेटर साहब अच्छा ये सारा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये खर्चा गवर्नमेंट के फंड से हो रहा है तो ये गलत है। तो ये बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा गलत नहीं, ये इंतहाई गलत है। ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है, ये नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। जब आप कोई पार्टी अपना जलसा करी हो, खा वो कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तान के किसी भी सूबे में हो, किसी भी जगह पे कर रही हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।